नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। गुजरात में दूसरे चरण का मतदान है। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, सारे मतदान केंद्र सज चुके हैं और नेताओं की जो धड़कनें हैं वो बुरी तरीके से रुकी हुई होंगी, क्योंकि इतने दिनों से हर दांव सबने आजमा लिया और अब हर दांव केवल एक मतदाता का होगा। जहां पर मतपेटियां प्रतीक्षा कर रही हैं, जो चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने तैयारियां भी कर ली हैं और अंतिम समय तक कोई भी तैयारी वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम आपको आज दूसरे चरण के मतदान के बारे में सारी जानकारी देते हैं। आज चूंटणी गुजरातनी जनता लड़ी रही है। भाइयों बहनों, आपना पर मारो भरोસો છે। गुजरात में जबरदस्त आंधी चल रही है। अब मैं गुजरात के हर परिवार का हिस्सा बन गया हूँ। आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहाँ दिल्ली से, आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। डबल एंजिन सरकार नहीं लावानी, 3 एंजिन वाली सरकार लावानी जे 3 एंजिन। राज्य की राजनीति में 27 साल से चल रहे सत्ता रथ को सारथी बन विजय पथ पर फिर से दौड़ाने की चुनौती बड़ी है। जो करना था कर चुके, जो कहना था कह चुके। अब जनता का अंतिम मत निर्णय की ओर है। न नरेंद्र लड़े छे न भूपेन्द्र लड़े। आ वखते गुजरातनी चूंटणी गुजरातनी जनता लड़ी रही है। અને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે વિશ્વાસ પૂરો કર્યો, ગુજરાત ને સમગ્ર દેશમાં પહેલા નંબરે લઈ ગયા, એનું ગૌરવ એ ગુજરાતની જનતાના ધન્યવાદ યાત્રા છે। शैलेश के खिलाफ आपका कौन सा कैंडिडेट है उसका प्रचार करो, उसके नाम से वोट मांगो, वो सब छोड़ दीजिए। मोदी को वोट दो। क्या मोदी आके यहाँ के म्युनिसिपालिटी के काम करने वाले? जितनी भी बार गुजरात में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कांग्रेस ने अपशब्द उपयोग किया, उतनी बार हर बार गुजरात की जनता ने बैलेट बॉक्स के अंदर जवाब दिया। जिस राज्य में 27 साल का सत्ता से वनवास भी संगठन का आधार खत्म नहीं कर सका, उस राज्य में सत्ता के संघर्ष की ये 7वीं परीक्षा है। देश में भारत जोड़ो यात्रा और गुजरात में कांग्रेस का डोर टू डोर कैंपेन क्या इस बार संजीवनी साबित होगा कांग्रेस के लिए? અને પરિવારને ખુશ કરવા માટે જે કરવું પડે એ કોંગ્રેસમાં ફેશન થઈ ગઈ છે। मैं गरीब हूँ, मैं वो, हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है। अरे ऐसे बात कह के अगर आप सिंपैथी जमाने की कोशिश करें तो लोग अब होशियार हो गए। हर बीमारी, हर मर्ज का उपचार हम लोगों के पास है। और कांग्रेस ने बीमारी जो दी, उस बीमारी का उपचार मोदी जी आज कर रहे हैं। જે મોદીને તમે ઘડ્યો હોય એ મોદીનું અપમાન એ તમારું અપમાન છે કે નહીં? જેને તમે મોટો કર્યો હોય એનું અપમાન એ તમારું અપમાન ખરું કે ના ખરું ભાઈ? आम आदमी पार्टी आए छे, बीजेपी जाए छे। 3 दशक की गुजरात राजनीति में पहली बार बीजेपी कांग्रेस के परस्पर द्वंद्व के बीच तीसरी चुनौती बनकर सत्ता के सिंहासन पर दावा ठोका है। विवाद, संवाद, प्रतिवाद के बीच सत्ता परिवर्तन के लिए वोट मांगा है। क्या मिलेगा? चंद घंटों बाद होने वाली दूसरे फेज की वोटिंग में तय होने का समय। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। अरे एक इंजन खराब हो गया, डबल इंजन नहीं है, अब नया इंजन लेके आओ, नए इंजन की सरकार। केजरीवाल जी, झूठ बोलना
जो आम आदमी पार्टी का है पूरा हवा में है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। आप मीडिया का मतलब वहाँ से वो फंडिंग करते हैं, दिल्ली से एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो हवा बना रखा है। डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, नए इंजन की सरकार चाहिए। नया इंजन है आम आदमी पार्टी, मार्केट में नया इंजन आया है। वो बनारस गए थे, पिट के आए, माफी मांगी। वो उत्तर प्रदेश गए, 350 सीटें लड़ी, 349 में जमानत जब्त हो गई। और ये जो कागजों पे लिख के देते हैं ना, ये वो देते हैं जिनको अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है। सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी दल को 92 सीटें चाहिए। पहले चरण की वोटिंग में 59.24% मतदाता 89 सीटों पर प्रत्याशियों का भविष्य तय कर चुके हैं। अब दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 सीटों पर वोटिंग होगी। 833 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे। 8 दिसंबर को ये घोषित हो जाएगा कि किसे माना है गुजरात की जनता ने अपना सरदार। गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत इफेक्टिवली लड़ रही है और गुजरात चुनाव को कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। और भारतीय जनता पार्टी को लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, अथाह प्रेम मिल रहा है और एक अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। गुजरात महत्वपूर्ण मोड़ पर है। पश्चिम बंगाल में वामपंथियों के लंबे शासन के अलावा देश के किसी भी राज्य में कोई गैर कांग्रेसी सरकार इतने लंबे समय तक नहीं रही जितने समय से बीजेपी गुजरात में है। अब जनता का जो भी फैसला होगा वो नया इतिहास बनाएगा। ये अहमदाबाद की नगर देवी है, मां भद्रकाली का मंदिर है। और जब अहमदाबाद का नाम कर्णावती हुआ करता था तब से ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है। बेहद प्राचीन मंदिर है। राजनेता यहाँ पर आशीर्वाद के लिए आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब पहले दौर के बाद एक लंबा रोड शो किया तो यहाँ पर वो भी दर्शन के लिए आए थे। दरअसल यहाँ पर हम आपको दूसरे दौर के समीकरण भी समझाते हैं। पहला ना रिकॉर्ड तोड़ी ना गए। अहमदाबाद की नगर देवी मां भद्रकाली से आशीर्वाद पीएम मोदी के लिए विजय का वरदान मांगने का सूचक रहा। जब वो मुख्यमंत्री थे हर बार, तब भी, अब प्रधानमंत्री रहते गुजरात की जीत के लिए प्रचार में रहे, तब भी। दूसरे चरण के चुनावों में अहमदाबाद में भी मतदान है। अहमदाबाद दरअसल गुजरात की वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द सरकार का पहिया घूमता है। अकेले अहमदाबाद में 21 विधानसभा सीटें आती हैं। देश का शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहां इतनी बड़ी संख्या में विधानसभा सीटें होंगी। गुजरात की राजनीति में ये कहा भी जाता है कि जिसने अहमदाबाद जीत लिया उसने सीएम की कुर्सी जीत ली। को चुनाव से क्या चाहिए होता है? चेंज चाहिए, ऑफ कोर्स सेफ्टी चाहिए कि भाई हमको एक सिक्योरिटी मिले फ्यूचर में। क्या चाहिए गुजरात को, क्या चीज चाहिए? बस सिक्योरिटी, और अभी है फुल है सिक्योरिटी। युवा को जो सरकारी नौकरी के लिए जो अपने मिल नहीं रही अभी, तो सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए युवा को। इंटरेस्टिंग चुनाव इसलिए है क्योंकि तीसरा मोर्चा जो है इस बार इस जंग में है, लेकिन फिर भी ये नहीं हो पा रहा है। कुछ चीज़ें मुझे जो लगती है कि जो मुद्दे जो पॉलिटिकल पार्टीज फ्लोट कर रहे हैं वो शायद लोगों को अपील नहीं करे, क्योंकि लोगों की जो पेन एरिया है लोगों का वो कुछ अलग है। वो है महंगाई है, वो कुछ हद तक बेरोजगारी है, शिक्षा के प्रश्न है, स्वास्थ्य के प्रश्न है। तो इन सब प्रश्नों को लेकर लोग चाहते थे कि उनको सॉल्यूशन मिले। वो ना रूलिंग पार्टी दे रही है अपने चुनावी वायदों में, ना फिर कोई अपोजिशन दे रहा है। आइए आपको बताते हैं कि अहमदाबाद समेत दूसरे फेज में कहां और कितनी सीटों पर मतदान होना है।
अहमदाबाद की 21 सीटों के साथ बनासकांठा की 9, पाटन की 4, मेहसाणा की 7, साबरकांठा की 4, अरवली की 3, गांधीनगर की 5, आणंद की 7, खेड़ा की 6, महिसागर की 3, पंचमहल की 5, दाहोद की 6, वडोदरा की 10 और छोटा उदयपुर की 3 सीटों पर मतदान होना है। दूसरे चरण के चुनाव परिणाम पर गुजरात का राजनीतिक भविष्य काफी कुछ निर्भर करता है। गुजरात राज्य में सबसे अधिक सीटों वाले 5 जिले हैं, जिनमें से राजकोट की 8 और सूरत की 16 सीटों पर पहले चरण में मतदान हो चुका है। अब 3 सबसे अधिक सीटों वाले जिले दूसरे चरण में हैं, जहां 2017 के चुनावों में बीजेपी को निर्णायक बढ़त मिली थी। 2017 में बीजेपी ने अहमदाबाद की 21 में से 15 सीटें जीती थी, बनासकांठा की 9 में से 3 और वडोदरा की 10 में से 8 सीटें जीतकर सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरे चरण में होने वाली वोटिंग का प्रतिशत भी परिणामों की एक रूपरेखा खींचेगा। हालांकि पहले चरण की वोटिंग पिछले 10 साल की वोटिंग के मुकाबले 5.5% कम है, जिसकी वजह से हर दल में बेचैनी है और इस तरह दलों की जिम्मेदारी अपने हर समर्थक को बूथ तक लाने की भी हो जाती है। गुजरात में दूसरे दौर का चुनाव है, तो यहाँ आदिवासी बहुल जो इलाका है पंचमहल, वहाँ की भी सीटें हैं। यहाँ पर गोधरा में भी चुनाव होने वाला है, वहाँ की भी जो विधानसभा सीटें हैं। जहाँ पर श्वेत क्रांति का जन्म हुआ वो आणंद भी है, अहमदाबाद भी है, यानी अलग अलग इलाके हैं, अलग अलग मिजाज है और सारी राजनीतिक पार्टियों के पास वृहद चुनौतियां हैं। मोदी जी ने बहुत काम किया। अभी महंगाई चल रही है ज्यादा और बेरोजगार। तो विकास किया है, बहुत अच्छा किया है। रोड है, फैक्ट्री है, जॉब है। गरीब को खाना पीना। जैसे रेट्स बढ़ रहे हैं, रॉ मटेरियल बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है। युवा को जो सरकारी नौकरी के लिए जो अपने मिल नहीं रही है अभी। दूसरे चरण की सभी 93 विधानसभा सीटें सेंट्रल और नॉर्थ गुजरात में आती हैं। सेंट्रल गुजरात में सबसे अधिक 61 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी ने 2017 में 37 सीटें जीती थी। नॉर्थ गुजरात की कुल 32 सीटों में से बीजेपी को 14 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस ने उस क्षेत्र से 17 सीटें जीती थी, यानी बीजेपी से 3 सीटें अधिक। सेंट्रल गुजरात की अधिकतर सीटें शहरी हैं, जहां के अधिकतर मतदाता गुजरात की विकास यात्रा के लाभार्थी हैं। यहां मुद्दा हर बार की तरह इस बार भी विकास ही है। गुजरात की हवा में व्यापार है, अभी सही चल रहा है। हमारा ग्राहकी भी अच्छी है। आज का दिन संडे है, संडे के दिन हमारा व्यापार रहता ही है। अठवाडिये में एक दिन मैडम व्यापार रहता है यहाँ बाजार में। वैसे गुजरात वोट करता है तो किस उम्मीद से करता है, क्या चाहिए? विकास चाहिए। दूसरा मुद्दा है एजुकेशन है। तीसरा मुद्दा ये भाईचारा बन के रहे, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए और कायम इसी तरह मिलजुल कर हम व्यापार करें। दूसरी तरफ नॉर्थ गुजरात की अधिकतर सीटों वाले क्षेत्र छोटे कस्बे वाले हैं, तो उनके मुद्दे कुछ अलग हैं। सड़कें, फ्लाईओवर्स, रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों के अलावा पानी की एक बड़ी समस्या इन इलाकों में अहम है। हम गरीब इंसान है, हमारे को धंधे से मतलब है, रोजी रोटी से मतलब है। किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है, सिर्फ व्यापार करना है हमें। गुजरात वोट करता है तो किस चीज के लिए करता है? गुजरात शांति के लिए, पूरे दंगे फसाद वो सब कम हो गए, इसके लिए इधर धंधा रोजगार अच्छा है पब्लिक का, इसके लिए वोट देता है। विकास, सड़क। हाँ, विकास चाहिए। क्या चाहिए होता है गुजरात में? विकास हो, रोजगारी हो, बेरोजगारी कम हो, यही चाहिए। और अभी आप देख ही रहे होंगे मार्केट में कितनी भीड़ है मैडम, बरोबर। ये विकास का ही एक ये नजरिया है देखने का। क्या चाहिए होता है गुजरात को वोट डालने से? वोट डालने से ये होता है कि सब सुख शांति रहे, धंधा पानी अच्छा चले। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ गुजरात में पानी की समस्या को दूर करने के लिहाज से 8,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। बीजेपी को उम्मीद है कि हर बार मुद्दा बनने वाला पानी शायद इस बार उनके लिए बड़ी जीत दर्ज कराने में सहायक होगा। दूसरे फेज में आने वाली पंचमहल की 5 सीटें भी जीत हार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। पंचमहल में 30% आबादी आदिवासी समूह की है और उनके मुद्दे हमेशा से संवेदनशील रहे हैं।
जिनमें अपनी पहचान से लेकर रोजगार, सामाजिक बेहतरी प्रमुख है। उमरगांव से अंबाजी, पूरा मेरा आदिवासी भाई बहनों का क्षेत्र, ये मेरा कार्य क्षेत्र था। आदिवासियों के बीच रहना, उन्हीं के बीच जिंदगी गुजारना, उनको समझना, उनके साथ जीना, ये मेरे जीवन घड़तर के प्रारंभिक वर्षों में इन मेरे आदिवासी माताओं, बहनों, भाइयों ने मेरा जो मार्गदर्शन किया, मुझे बहुत कुछ सिखाया, उसी ने आज मुझे आपके लिए कुछ न कुछ करने की प्रेरणा मिलती रहती है। बोलो भारत माता की। अगर पूरे गुजरात में आदिवासी सीटों का असर समझना हो तो ऐसे समझा जा सकता है। गुजरात के उत्तर में अंबाजी से लेकर दक्षिण में उम्बरगो तक 14 जिलों में आदिवासी पट्टी फैली हुई है। ये पट्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश को भी छूती है, लिहाजा यहाँ का असर उन दोनों राज्यों की आदिवासी सीटों पर भी पड़ता है। कुल 27 आदिवासी बाहुल्य सीटों में से बीजेपी 2017 में 8 सीटें ही जीत पाई थी। हालांकि पंचमहल की 5 में से 4 सीटें तब भी बीजेपी को मिली थी। पंचमहल जिले में पड़ने वाली गोधरा सीट भी हर बार की तरह दूसरे चरण के चुनाव में लाइमलाइट में है। ओवैसी की पार्टी से इस सीट पर प्रत्याशी खड़ा करने से इस सीट का चुनाव रोचक हो गया है। यहाँ मुद्दे अब भी वही हैं जो 20 साल पहले थे। वो दिल्ली का कोई आफताब है, वो किसी एक लड़की के साथ रहता था बगैर शादी करे, उसने उस लड़की का कत्ल कर दिया बेदर्दी से, और आसाम के मुख्यमंत्री आकर कहते हैं लव जिहाद का किस्सा है। ये कहां से इसमें जिहाद आ गया? आसाम के मुख्यमंत्री, क्या आप दिन रात खाली जिहाद आपके आंख और दिमाग में घूमता है? 20 वर्ष पहले इसी गोधरा में राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपने आप को बलिदान देना पड़ा था, और प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व, दृढ़ इच्छा शक्ति, जिस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व मिल रहा है, आज इसका परिणाम है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से बौखलाई हुई क्यों है? पहली बार 27 साल के अंदर वो इतनी बुरी तरह से बौखलाई हुए है। जितने लोग आपको बीजेपी को वोट देने वाले मिले सड़क के ऊपर, सबसे 5 मिनट बात करके देखो, ऐसे लगता है कि हर आदमी बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा है। दूसरा चरण बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों के लिए अहम है। यहाँ जीत हार का मार्जिन आमतौर पर कम ही रहता है। गुजरात, जहाँ की मिट्टी में वो आदर्श पलते हैं जो दुनिया को रास्ता दिखाते हैं, यहाँ पर लाजमी है कि जब चुनाव होंगे तो पूरी दुनिया टकटकी बांधे देखेगी। अब इन चुनावों में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो कि पहले कई चुनावों में नजर आई थी, मसलन अपशब्द का मामला, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हुई जो पिछली बार के चुनावों में बिल्कुल भी नहीं थी। पिछली बार के चुनाव में युवा नेताओं की एक तिकड़ी थी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर रही थी। इस बार वो तिकड़ी भी बिछुड़ चुकी है। गुजरात में कम मतदान और ज्यादा मतदान का एक स्पष्ट संकेत है जो आंकड़ों के हिसाब से सरकार की एक तस्वीर खींचता है। दो 2017 के चुनावों में बीजेपी ने 99 सीटें जीती थी। वोट शेयर रहा था 49.01%। इसी चुनाव में कांग्रेस ने 1995 में सत्ता गंवाने के बाद सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था और 77 सीटें जीती थीं। वोट शेयर रहा 41.4%। बीजेपी को वो चुनाव जीतने में पसीने छूट गए थे। अब आपको उन 93 सीटों की स्थिति का एक समीकरण समझाते हैं जिन पर दूसरे फेज में वोटिंग होनी है। बीजेपी ने 2017 में इन 93 में से 51 सीटें जीती थी और इन सीटों पर उसका वोट शेयर रहा था 48.82%। कांग्रेस ने 39 सीटें जीती थी और वोट शेयर रहा था 41.19%।
3 सीटें अन्य के खाते में गई। अब जो एक बात बार बार चर्चा में आ रही है वो ये कि पहले चरण में पिछली बार के मुकाबले कम वोटिंग हुई, जो पिछले 10 साल के हिसाब से सबसे कम है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? 2022 में पहले चरण में वोटिंग हुई 63.14%। 2017 में पहले चरण में वोटिंग हुई थी 66.75%, यानी इस बार 3.61% कम वोटिंग। तो पहले चरण के आधार पर विपक्ष का यह मानना है कि 2012 में पहले चरण में अधिक वोटिंग हुई तो बीजेपी को अधिक सीटें मिली, और 2017 में कम मतदान हुआ तो कम सीटें मिली। इस बार भी पहले चरण में कम वोटिंग हुई है, तो क्या इसका असर पड़ता है? सामान्य तौर पर वोटिंग परसेंट के घटने बढ़ने का असर सरकार पर आखिरी बार 1995 में पड़ा था, जब बीजेपी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था। लेकिन उसके बाद से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, तब भी जब वोटिंग प्रतिशत घटता बढ़ता रहा। वैसे भी टर्नआउट में आए बदलावों को सत्ता परिवर्तन का सूचक नहीं माना जा सकता। ऐसा कई राज्यों में चली सरकारों के माध्यम से साबित हो चुका है। वोट प्रतिशत में लगातार बदलाव के बावजूद पश्चिम बंगाल में 1977 से 2011 तक यानी 34 साल लेफ्ट की सरकार रही। त्रिपुरा में 1993 से 2018 तक यानी 25 सालों तक एक ही सरकार रही। वोटिंग में कुछ प्रतिशत का ऊंच नीच सीटों पर तो असर डालता आया है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के लिहाज से ये अक्सर देखने को नहीं मिला। जहां फाइट थी उस 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखें तो वोट शेयर बढ़ा है। बाकी सब जगह 2002 की तुलना 2002 में गोपी 60.91% वोट हुआ था फेज 1 में सौराष्ट्र में। तब भारतीय जनता पार्टी को 127 सीट्स मिली थी, जो बीजेपी का रिकॉर्ड है। अब जो 62.89 था, आज सुबह इलेक्शन कमीशन ने जो 21 बूथ्स बाकी रह गए तो 63.14% का अभी फाइनल फिगर आया है। मुझे ऐसा लगता है कि परिणाम में भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट कुछ सीट्स में इसलिए इंप्रूव होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ज्यादातर वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी के काटे हैं। तो जहां त्रिकोणीय हुआ है वहां बीजेपी को फायदा हुआ है, और कुछ सीट ऐसी है जहां कांग्रेस पार्टी को भी फायदा हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी को जितना ये दावा कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ वोट शेयर बढ़ना एक बात है, और उसका सीट में कन्वर्जन होना वो अलग बात है। तो आम आदमी पार्टी का जन्म जरूर हुआ है, लेकिन वो सीट में कन्वर्ट होती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। एक राज्य के तौर पर गुजरात में रंग ही रंग है, और यहाँ के राजनीति जो है उसमें भी रंगों की कमी है नहीं। जब से नरेंद्र मोदी का नाम केंद्र की राजनीति में चर्चा में आया तब से ही, लेकिन यहाँ जब भी चुनाव होते हैं हर राजनीतिक पार्टी की नजर उस पर रहती है। सब इसका आकलन, इसका विश्लेषण करते हैं, और कहा जा सकता है कि यहाँ चुनावों में जो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं उसमें मोदी फैक्टर बहुत बड़ा होता है। तो क्या इस बार भी यह नाम इतना ही बड़ा एक फैक्टर है, या गुजरात की जनता कुछ और बातें भी सोच रही है? गुजरात में कई दशकों से दो दलों के बीच लड़ाई थी, कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन बहुत वर्षों के बाद गुजरात की लड़ाई में त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है, और उसका कारण है आम आदमी पार्टी। गुजरात की चुनावी राजनीति का एक सच सबके सामने है कि पाटीदारों के वोट अहम भूमिका निभाते हैं। हर दल के दांव में पाटीदार केंद्र में होते हैं। इस बार बीजेपी ने 45, कांग्रेस ने 42 और आम आदमी पार्टी ने 46 पाटीदार समाज के प्रत्याशी बनाए। चुनाव के तमाम मुद्दों के बीच पाटीदार खुद एक मुद्दा बने रहे। मैं जनता में खूब घूम रहा हूँ। पहली चीज तो राजेंद्र गौतम को मैंने सस्पेंड नहीं किया। राजेंद्र गौतम ने बीजेपी के षड्यंत्र के खिलाफ अपना त्यागपत्र दिया। नंबर 2, गोपाल इटालिया से अगर जनता इतनी त्रस्त होती, मेरे को कहीं तो कोई कहता है जी गोपाल इटालिया, मेरे तो अपने साथ रखता हूं, मेरी गाड़ी में बैठ के घूमते हैं गोपाल इटालिया, मेरे साथ स्टेज पे भाषण देते हैं, कहीं किसी ने कुछ नहीं कहा। उनका जो भी वीडियो है, जनता को उस पर एतराज नहीं है। जनता को यार बिजली से चाहिए, पानी चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। मेरा केवल इतना कहना है कि जैसे ईशुदान जी मुद्दों की राजनीति करते थे, आप भी गोपाल इटालिया को छोड़ के मुद्दों की पत्रकारिता करनी शुरू कीजिए। मुद्दों से जनता का समाधान होगा।
गोपाल इटालिया इंपॉर्टेंट नहीं है, केजरीवाल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है, गुजरात इंपॉर्टेंट है। गुजरात की जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है गुजरात की जनता। अरे हूँ तो सेवक छू, हूँ तो सेवादार छू અને સેવક કે સેવાદારની એવી औकात હોતી છે। અરે તમે મને નીચ પણ કહ્યો, નીચી જાતિનો પણ કહ્યો, અરે તમે તો મને મોતનો સોદાગરો પણ કહ્યો, અરે તમે તો મને ગંદી નાળીનો કીડો પણ કીધો, બધું કીધું ભાઈ, તમે બધું કીધું। હવે તમે औकात બતાવવા નીકળ્યા છો, અમારી કોઈ औकात નથી। મહેરબાની કરીને વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા કરો। बीते 20 साल में गुजरात में जाति और समुदाय का मतदान प्रतिशत कितना है और उसमें पाटीदार वोटों की क्या भूमिका रहती है, आइए वो आपको बताते हैं। साल 2002 में पाटीदार समाज का वोट प्रतिशत 78% रहा, साल 2007 में 66, साल 2012 में 73 और 2017 में 76% रहा, जो ये दर्शाता है कि पाटीदार समाज वोटिंग को लेकर बेहद जागरूक रहा है। इसी हिसाब से क्षत्रिय समाज का 2002 में वोट प्रतिशत 65, 2007 में 51, 2012 में 73 और 2017 में 74% रहा। पाटीदार वोटों की जो लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहती थी, उसमें अब सेंध लगाकर आम आदमी पार्टी चुनाव नतीजों की बदलने का दावा कर रही है। 2017 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी का दावा कमजोर था, वो लड़ाई में कहीं भी नहीं थी, लिहाजा हर सीट पर उसकी जमानत जब्त हुई थी। इस बार विश्लेषक ये सवाल उठा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का अगर असर बढ़ा तो क्या गुजरात की सियासी स्थिति बदल सकती है। 2017 के चुनावों में पाटीदार समाज की नाराजगी बीजेपी से दिख रही थी, जिसका मुख्य कारण हार्दिक पटेल के नेतृत्व में होने वाले पाटीदार आंदोलन थे। लेकिन इस बार उस लड़ाई के सबसे बड़े लड़ैया कहे जाने वाले हार्दिक पटेल खुद बीजेपी के नेता हैं। तो अब पाटीदार बीजेपी से कितने नाराज हैं भी या नहीं, इसका काफी असर सीटों पर पड़ेगा। जो जीत का विश्वास नरेंद्र भाई मोदी ने यहाँ की जमीनों पर रखा है, जो भरोसा लोगों में डाला है, वो भरोसा आने वाले 25 साल तक कैसा रहना चाहिए गुजरात, उस बात की विजय का ये चुनाव होगा। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में अभी तक के सभी प्रकार के चुनावी रिकॉर्ड तोड़ के सबसे जंगी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएगी। हद्दी पे कितनी सीट्स आएगी बीजेपी की? 150 से। यहाँ एक बात ऐसी जरूर है जो इन चुनावों को पिछले चुनावों से एक अलग लीक पर ले जाने की ओर बढ़ते दिख रही है। कांग्रेस के पाटीदार वोटों में अगर आम आदमी पार्टी ने सेंध लगाई तो आम आदमी पार्टी को जो फायदा होगा वो होगा, लेकिन सीटों और वोट शेयर के लिहाज से बीजेपी को ज्यादा फायदा हो सकता है। दूसरी बात, अगर कांग्रेस का वोट शेयर आम आदमी पार्टी की ओर खिसका तो कांग्रेस के लिए स्थिति पिछले चुनावों के मुकाबले अधिक सोचनीय हो सकती है। आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस पर भारी पड़ी तो केंद्रीय राजनीति में उसका मोदी बनाम केजरीवाल का दावा मजबूत हो सकता है। कांग्रेस का वोटर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा, जैसे एक ऐड आता है ना, ढूंढते रह जाओगे, वैसे ढूंढने से भी कांग्रेस का वोटर कहीं नहीं मिल रहा। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। कांग्रेस पिछले चुनावों में अधिक आक्रामक थी, लेकिन इस बार कांग्रेस का प्रचार किसी भी दौर के गुजरात प्रचार के मुकाबले बहुत शांत है। कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों पर ही विश्वास करके चुनावी रणनीति बनाई। इसका कितना असर पड़ेगा कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति पर, ये नतीजों में झलकेगा। ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी की वजह से काफी जगह पे कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ। जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी इनकम्बेंसी फीलिंग जो थी वो डाउनलोड होकर कांग्रेस के खेमे में गई कि अरे ये जिता सकता है तो मैं इसको वोट दूं, तो कांग्रेस का उसका इनडायरेक्टली एडवांटेज हुआ। बाकी मुझे ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपना स्ट्राइक रेट, जैसे जामनगर डिस्ट्रिक्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से राघवजी पटेल लड़ रहे हैं, रीवाबा जाडेजा लड़ रही है, बगल में से ईसुदान गढ़वी लड़ रहे हैं। वहां कम्युनिटी में कॉम्प्रोमाइज हो गया है। एक जगह जहाँ चिमन सापरिया जो थे वो कड़वा पटेल कॉन्स्टिट्यूंसी वाले थे, उसके सामने भी कड़वा पटेल थे और आम आदमी पार्टी का खवा जो था वो चुनाव जीत सकता था, तो कड़वा पटेल कम्युनिटी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। सिमिलरली मुडू बेहरा और विक्रम माडम वाली कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहां से ईसुदान लड़ रहा था, तो आहिर कम्युनिटी ने कह दिया कि भाई मुलू भाई बेहरा जो है वो मिनिस्टर बनने की संभावना है, तो इसी आदमी को जिताओ जो मिनिस्टर बन सकता है और आहिर वोट डिवाइड ना हो,
ताकि उसका एडवांटेज ईसूदान ले जाए। इसलिए इस तरह से कम्युनिटी ने भी कॉम्प्रोमाइज करके अपने कैंडिडेट्स को जिताया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मोटे तौर पे एंटी इनकम्बेंसी जो डाउनलोड होनी चाहिए थी वो आम आदमी पार्टी में या कांग्रेस में नहीं हुई, बल्कि त्रिकोणीय उसमें हुई, जिसका एडवांटेज बीजेपी को दिख रहा है। बीजेपी के लिए गुजरात का चुनाव उसी एक मोड़ की तरह है जो 2017 में उसे मिला था, यानी 2 साल बाद आम चुनावों की चुनौती। तब बीजेपी ने गुजरात जीतकर विजय रथ में उसे उपलब्धि की तरह जड़ लिया था। 2024 के चुनावों के मद्देनजर फिर गुजरात की बाजी उसके सामने है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के गृह राज्य के चुनावी नतीजों का असर देश की राजनीति पर पड़ना निश्चित है, सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए। चुनावों का जो जायका है थोड़ा सा और बढ़ता है जब वहां पर सुपरस्टार कैंडिडेट हो जाते हैं, क्योंकि तब आपका नाम केवल नहीं चलेगा बल्कि आपका काम ही दरअसल काम आता है। तो ऐसे जो सुपरस्टार कैंडिडेट्स हैं जिन पर सबकी निगाहें रहेंगी और वो कुछ अहम सीटें, उनका भी एक ब्यौरा देख लेते हैं। भारत माता की। 2017 में गुजरात की तकदीर बदलने निकले थे ये 3 लड़के। बीजेपी के खिलाफ थे और इनका संकल्प था बीजेपी की सत्ता को उखाड़ने का। 2022 में ये तीनों तकदीर के उस तिराहे पर हैं, जहां पार्टी, विचारधारा और संघर्ष सब बदला हुआ है। दूसरे फेज का चुनाव इन तीनों की तकदीर भी तय करेगा। हार्दिक पटेल अब बीजेपी में है और विरमगाम सीट से उम्मीदवार। अल्पेश ठाकुर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और गांधीनगर दक्षिण सीट से उम्मीदवार हैं। जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस नेता हैं और बड़गांव सीट से उम्मीदवार। तीनों के सामने चुनौती है अपनी अपनी सीट को जीतकर खुद को भविष्य का नेता साबित करने की। इसके अलावा सबकी निगाहें जिन सीटों पर हैं, उनमें से सबसे खास सीट है अहमदाबाद की घाट लोडिया। ये सीट 2012 में अस्तित्व में आई थी और इस पर पहली बार आनंदीबेन पटेल लड़ी और बाद में मुख्यमंत्री बनी। 2017 में इस सीट से भूपेंद्र पटेल चुनाव लड़े और वर्तमान में वो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। इस बार भी भूपेंद्र पटेल ही इस सीट से मैदान में है। कांग्रेस ने यहां से अमी याज्ञनिक और आम आदमी पार्टी ने विजय पटेल को उतारा है। आइए अब उन सीटों पर नजर डालते हैं जिन पर सबकी निगाहें रहेंगी। वडोदरा सिटी सीट से बीजेपी की तरफ से मनीषा वकील प्रत्याशी हैं। मनीषा मौजूदा सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री हैं। 2012 और 2017 के चुनाव में वो बीजेपी से जीत दर्ज करा चुकी हैं। मनीषा के सामने कांग्रेस ने गुणवंत परमार और आम आदमी पार्टी ने जिगर सोलंकी को मैदान में उतारा है। नरोदा से भारतीय जनता पार्टी ने सिटिंग विधायक बलराम थावानी की जगह पायल कुकरानी को प्रत्याशी बनाया है। पायल के पिता पर गुजरात दंगों का दोष है, इस वजह से उनकी उम्मीदवारी चर्चा में है। पायल के सामने नरोदा से कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है, बल्कि उसकी सहयोगी पार्टी एनसीपी से मेघराज डोडवानी मैदान में है। आम आदमी पार्टी से ओम प्रकाश तिवारी नरोदा सीट पर लड़ाई को त्रिकोणीय बना रहे हैं। विसनगर सीट से परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्री ऋषिकेश पटेल चुनाव मैदान में है। ऋषिकेश 2012 और 17 में बीजेपी के टिकट से विधायक चुने गए थे। हालांकि पिछली बार वो सिर्फ 1.8% के मार्जिन से जीत पाए थे। कांग्रेस ने इस सीट से कीर्तिभाई पटेल और आम आदमी पार्टी ने जयंतीलाल पटेल को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर तीनों पटेल प्रत्याशी होने के कारण चुनाव दिलचस्प है। गोधरा सीट पर भी सभी की नजरें होंगी, क्योंकि ये सीट कई सांप्रदायिक और राजनीतिक कारणों से हमेशा हॉट सीट बनी रहती है। बीजेपी ने यहां से 2017 के विधायक सीके राहुल जी पर ही दांव खेला है। हालांकि तब वो केवल 258 वोटों के अंतर से ही जीत हासिल कर पाए थे। उनके सामने कांग्रेस ने स्मिताबेन चौहान को और आम आदमी पार्टी ने राजेश पटेल को प्रत्याशी बनाया है। लेकिन सारे समीकरण तब नए सिरे से बनने लगे जब एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी ने हसर कचाबा को यहां से प्रत्याशी बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 साल में 25 साल का भविष्य तय करने वाला चुनाव बताकर वोट मांगा है। जनता की अदालत में फैसले की सबको प्रतीक्षा है। ये चक्री है, हवा की दिशा के हिसाब से घूमती है। चुनावों में भी सबको ऐसा ही लगता है कि उनकी हवा के हिसाब से नेता अपने दावों की हवा बनाकर और जो वोटर है उन्हें चकरघिन्नी की तरह घुमा दे। लेकिन दरअसल जो निर्णय होता है लोगों का, वो बना देता है सियासत को चकरघिन्नी। तो इस बार क्या होगा उसको लेकर भी सबका अपना अलग अलग आकलन है।
चुनावी रण के पहले ही चरण में 1,51,00,000 मतदाताओं ने वोट डाला, जो 2017 के 1,41,00,000 से 10 लाख अधिक है। लेकिन विडंबना ये रही कि मत प्रतिशत पहले चरण का पिछली बार से कम रहा। वोट प्रतिशत कम भले रहा, लेकिन हर चुनावी दल ने उसी में अपनी अपनी जीत के दावे कर दिए। के पक्ष में एक तरफा फैसला गुजरात की जनता ने मन बना लिया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी इज ए सॉलिड पार्टी इन गुजरात। कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन देयर। आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। बीजेपी को उम्मीद है सत्ता बनी रहेगी। कांग्रेस को विश्वास है सत्ता का 27 साल का सूखा खत्म होगा और आम आदमी पार्टी खुद को गेम चेंजर से भी आगे मानकर चल रही है। और जनता ने सुनी सबकी, करी अपने मन की। बस अपने लिए एक ऐसा नेता चाहिए कि जो हमारे भविष्य के लिए कुछ करे। क्या एक्सपेक्टेशन होता है? एक्सपेक्टेशन की ना जो भी आए हमारे हाथ में काम करे और जितना डेवलपमेंट हुआ उसको एटलीस्ट मेंटेन रखे, उसे नीचे ना जाए। दिसंबर की 8 तारीख पर सबकी निगाहें हैं ताकि मिल सके इस सवाल का जवाब कि अब की बार कौन है गुजरात का सरदार। दिल्ली एमसीडी के लिए मैंने अपना वोट डाल दिया। अगर आप गुजरात के वोटर हैं तो ऐसा ही कोई पोलिंग बूथ आपका भी इंतजार कर रहा है। अपना वोट जरूर डालिएगा दूसरे फेज में। और साथ ही आपको एक और बात याद दिला दें, देशनी चूंटणी ना સૌથી સટીક અને ઝડપી પરિણામ માટે आज तक, यानी एग्जिट पोल जो है वो आज तक पर जरूर देखिए सोमवार शाम 5 बजे से। अभी के लिए कैमरा पर्सन राजू इनामदार और योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।